साथियों नमस्कार। आज हम आरएस मेंस के फर्स्ट पेपर में जो विश्व इतिहास है उसका 4 नंबर का जो टॉपिक है, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। केवल 2 महाद्वीपों में हमें पढ़ना है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कैसे आया और कहां तक ये फैला, कौन से देशों ने साम्राज्य स्थापित किया। इससे पहले हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद शब्द को समझते हैं। सबसे पहले उपनिवेशवाद शब्द आया। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को अपने हित में संचालित, नियंत्रित और नियमित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद में केवल आर्थिक गतिविधि नियंत्रित होती है। तो शुरू में जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने एशिया अफ्रीका महाद्वीपों के अंदर उपनिवेशवाद के तहत व्यापार करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद एक नया शब्द आया, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में क्या होता है कि जब शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निर्बल राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को अपने हित में नियंत्रित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। थोड़ा सा फर्क है, उपनिवेशवाद में आर्थिक नियंत्रण होता है। कौन नियंत्रण करता है? शक्तिशाली राष्ट्र। किस पर नियंत्रण करता है? निर्बल राष्ट्र पे। यानी शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र पे किस बात का नियंत्रण करते हैं? आर्थिक नियंत्रण। तो ये तो होता है उपनिवेशवाद, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपना व्यापार करना। लेकिन साम्राज्यवाद में क्या होता है कि शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निर्बल राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी एक्टिविटीज है उस पर नियंत्रित, अपने हित में नियंत्रित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। इससे कुछ समय बाद लगभग 18वीं सदी के अंत में, अंतिम दशकों में एक नया शब्द आया, नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद कह दो या नव उपनिवेशवाद कह दो। नव साम्राज्यवाद में साम्राज्यवाद या साम्राज्य विस्तार को स्वाभाविक और न्यायोचित मान लेना नव साम्राज्यवाद कहलाता है। यहां तक तो ठीक था, यहां आते इन लोगों ने कहा कि भाई हम सुप्रीम है और हम जो साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो अफ्रीकी देश हैं, एशिया है महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप है, यहाँ के लोग असभ्य हैं, इनको सभ्य करने के लिए हम लोग हैं वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और ये न्यायोचित भी है, स्वाभाविक भी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है, नकारात्मकता नहीं है। उसके बाद एक कुछ नए तकनीक शब्द आते हैं, सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद क्या होता है कि हमने ये विज्ञान में पढ़ा है कि डार्विन एक जीव वैज्ञानिक हुए थे और उन्होंने सिद्धांत दिया था योग्यतम की उत्तरजीविता। अर्थात इस प्रकृति में केवल वही व्यक्ति जीवित रहता है जो योग्य है, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये जीव विज्ञान का टॉपिक था। और दूसरा कि भाई अस्तित्व के लिए संघर्ष। प्रत्येक जीव है वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, अपने आप को एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए वो स्ट्रगल करता है और उस स्ट्रगल में जो यज्ञ होता है वो ही जीवित रहता है और जो इस संघर्ष में, अस्तित्व के संघर्ष में हार जाता है वो मर जाता है। तो इस चीज को 19वीं सदी के अंतिम दशकों के दौरान राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी मान लिया गया कि भाई राजनीति केवल वो करेंगे जो इसके संघर्ष में विजयी हो जाएंगे, वो योग्य है। और सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक या सांस्कृतिक जो भी ताना बाना है वो, या सामाजिक गतिविधियां या जो सांस्कृतिक विचार, उन्हीं के श्रेष्ठ होंगे जो इस उत्तरजीविता, इस संघर्ष में उत्तरजीवी हो जाएंगे, अर्थात योग्य रहेंगे। उसके बाद एक शब्द आया, श्वेत जाति पर भार। इनके विचारक थे रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने एक थ्योरी दी, श्वेत जाति पर भार। इसका मतलब हुआ कि श्वेत लोग हैं वो सभ्यता से आगे निकल गए, यानी वो ज्यादा सभ्य हो गए श्वेत लोग, और इन लोगों को, अश्वेत लोगों को भी सभ्य बनाने और उनकी जीवन दशा को सुधारने का दायित्व अपने कंधों पर लेना चाहिए। अर्थात जो ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जो फैला रहे हैं ये श्वेत लोगों का कर्तव्य है, ताकि अश्वेत लोग असभ्य हैं उनकी जीवन दशा को सुधारा जाए। तो ये केवल ऐसे ही आदर्श की बात थी, ये वास्तव में लूट को छिपाने का एक नया तरीका था।
वैसे इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम अश्वेत लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारे, जीवन दशा को सुधारे, ये इनका उद्देश्य ही नहीं था। इनका उद्देश्य था अपनी राजनीतिक और आर्थिक श्रेष्ठता सिद्ध करना। तो तीन शब्द हैं, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद, और दो तकनीकी वर्ड्स आए, सामाजिक डार्विनवाद और श्वेत जाति का भार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि साम्राज्यवाद जो हुआ, चाहे साम्राज्यवाद कह दो, उपनिवेशवाद कह दो, नव साम्राज्यवाद कह दो, इसके प्रेरक तत्व क्या, यानी मोटिवेटर फैक्टर कौन से थे जिसके तहत यह आए। तो सबसे पहले है नई भौगोलिक खोजें, अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद हम पीछे पड़ चुके हैं पुनर्जागरण, उसके बाद धर्म सुधार, प्रबोधन, उसके बाद औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के बाद, या अपन कह सकते हैं कि पुनर्जागरण से लगाकर औद्योगिक क्रांति तक कई नई भौगोलिक खोजें हुई, अर्थात नए नए क्षेत्र खोजे गए, जैसे भारत, उत्तरी अमेरिका के अमेरिका देश को। तो ये नई भौगोलिक खोजें और नए समुद्री मार्ग भी खोजे गए। तो इससे क्या है कि इनको नया क्षेत्र मिल गया। उसके बाद नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए। नए वैज्ञानिक आविष्कार होने से ये लोग तकनीक रूप से मजबूत हो गए। अब जो आदमी जब आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है तब उसको कुछ शक्ति चाहिए, अर्थात राजनीतिक पावर चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय राज्यों का उदय, बहुत सारे राष्ट्रीय राज्य हो गए यूरोप में, और उनमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ मच गई। व्यापारी वर्ग का उदय हो गया, इसलिए व्यापारी व्यापार करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाने लगे। समुद्री रास्तों की खोज हो गई, पुनर्जागरण और सुधार, पूंजीवाद, ये कुछ प्रेरक तत्व हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण है, साम्राज्यवाद क्यों आया, क्या कारण है। तो साम्राज्यवाद के उदय के आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और अनुकूल परिस्थितियां। आर्थिक कारण क्या रहे? नंबर एक, औद्योगिक क्रांति व उत्पादन ज्यादा हो गया। औद्योगिक क्रांति की वजह से उत्पादन ज्यादा हो गया। अब उत्पादन को बेचने के लिए, उन वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी। तो यूरोप के देश विश्व के अन्य देशों में अपना बाजार तलाशने के लिए उत्पादित वस्तुओं के बेचने के लिए गए। फिर कच्चे माल की आवश्यकता, अब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो फैक्ट्रियों में नई नई वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, तो उसके लिए कच्चे माल की जरूरत थी, और कच्चे माल के लिए उन्हें ऐसे औपनिवेशिक देश की जरूरत थी। निवेश की सुरक्षा, अब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोप के लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गए। अब उन पैसों से क्या करेगा आदमी? इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहेगा? निवेश जब सुरक्षित हो। तो औपनिवेशिक देश से ज्यादा सुरक्षित क्या हो सकता है? फिर संचार और यातायात के साधनों का विकास, संचार के साधन हो गए, यातायात के साधन हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जाया जा सकता है, वह बैठे राजनीतिक नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि यूरोप के अंदर हमने पढ़ा कि बहुत सारे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो गया, तो राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया कि भाई कौन किस देश के कितने उपनिवेश है, जितने ज्यादा उपनिवेश होंगे वो राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा की बात हो गई उस समय। तो दूसरा, सैनिक सामग्री उद्योग, यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत सारी नवीन सैनिक सामग्रियों को बनाया जाने लगा। अब ये सैनिक सामग्री कहाँ? भारत और अफ्रीकी देशों में जो राजा महाराजा थे उनको अपने पक्ष में करने के लिए राजाओं में प्रतिस्पर्धा थी, एक राजा को दूसरे राजा के हराने के लिए, तो उन्होंने फूट डालो राजगुरु की नीति के तहत कुछ राजाओं को सैनिक सामग्री देकर के अपने पक्ष में कर लिया। तीसरा है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरीज थी उसके द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में धर्म प्रचार किया जा रहा था। तो ईसाई मिशनरीज है उनके द्वारा जो धर्म प्रचार किया जा रहा था, तो अलग अलग क्षेत्र के जो भौगोलिक है, राजनीतिक है, उन कारणों को समझने में इनको सहायता मिली, और साम्राज्य विस्तार को इन्होंने नैतिक मान लिया। यानी जो ईसाई मिशनरीज है उसने कहा कि साम्राज्य विस्तार करना नैतिकता है, तो इससे भी इनको काफी बल मिला। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां उस समय थी साम्राज्यवाद की। अब जैसे एशिया अफ्रीकी देशों की बात करें तो वह सरकारें कमजोर थी, वह राजा महाराजा थे, आपस में लड़ लड़ करके आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो वो कमजोर थे, संगठित नहीं थे। और तकनीक सैनिक सामग्री की कमी, यानी किसी भी प्रकार की नवीन तकनीक सैनिक सामग्री उनके पास नहीं थी,
जिसका वो राजा महाराजा सामना कर सके अंग्रेजों का, क्योंकि यूरोप महाद्वीप है, वहां औद्योगिक क्रांति के कारण नई तकनीक युक्त सैनिक सामग्री आ गई। अब है, ये तो थे साम्राज्यवाद के प्रेरक तत्व कारण। अब आते हैं साम्राज्यवाद के प्रभाव क्या रहे। अब प्रभाव दो प्रकार के देशों में पड़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जो उपनिवेश देश थे, अर्थात जो दूसरे देशों के अधीन थी, उन पे क्या प्रभाव पड़ा, और जो साम्राज्यवादी देश जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उन देशों पे क्या प्रभाव पड़े। तो पहले हम उपनिवेश जो देश है उन पे क्या प्रभाव पड़ा, जो गुलाम देश थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो उनमें सकारात्मक प्रभाव भी रहे कुछ, और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। तो सकारात्मक प्रभाव में हम देखें तो पुनर्जागरण के आदर्शों का प्रसार हुआ, अर्थात पुनर्जागरण कहाँ हुआ, यूरोप में, और वहां पुनर्जागरण के तहत कई बौद्धिक तकनीक चीजों का आविष्कार हुआ। तो जब यूरोपीय देश यहाँ अपना साम्राज्य या निवेश करने आए तो उनके तहत आदर्शों का यहाँ प्रसार हुआ, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार में प्रगति हुई, अर्थात पुनर्जागरण के तहत वो लोग इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त बन गए। तो वो जब दूसरे देशों में आए तो वहां उन्होंने भले अपने हित के लिए लोगों को शिक्षित किया, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार में प्रगति की। उसके बाद कृषि उद्योगों का विकास हुआ। अब जो देश यूरोप से आ रहे हैं वह औद्योगिक क्रांति हो रखी है, तो वह कृषि में नई नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है। तो ये लोग यहाँ के लोगों से कृषि करवाते हैं, यहाँ से कच्चे माल को यूरोप में ले जाना है, तो कृषि में वो नवीन तकनीकों का उपयोग करेंगे। अब है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मानववाद और राष्ट्रवाद आदि प्रवृत्तियों का विकास हुआ, क्योंकि ये धर्म सुधार और पुनर्जागरण से ये जो दृष्टिकोण है, ये यूरोप के जो देश है वहां ये दृष्टिकोण उत्पन्न हो रखे हैं। और जब वो यहाँ आए तो यहाँ के लोगों में भी लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, मानवतावाद है, राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। अब उपनिवेश देश है, उसमें नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि उनका शोषण और उत्पीड़न हुआ, ज्यादा से ज्यादा उनका शोषण किया गया, उनका आर्थिक दोहन किया गया, राजनीतिक प्रतंत्रता यानी राजनीतिक रूप से वो यूरोपीय देशों के अधीन आ गई, मूल निवासियों का उन्मूलन। ये विशेषकर हम कह सकते हैं अमेरिका देश के अंदर जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियन थे, आज बिल्कुल बहुत ही कम प्रतिशत में वह है, उनको या तो मार दिया गया या वो कहीं चले गए, यानी मूल निवासी थे उनका वहां उन्मूलन हुआ। सांस्कृतिक नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को फैलाया और धर्म के आधार पर बंटवारा किया, जैसे भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर इन्होंने बंटवारा किया। अब है साम्राज्यवादी देशों पर प्रभाव, यानी जो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा। उनमें भी सकारात्मक प्रभाव रहे, नकारात्मक प्रभाव रहे। साम्राज्यवादी देशों पर सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि इनको अपने उपनिवेश मिल गए, वहां से ये कच्चे माल ले जाते और ज्यादा से ज्यादा कर लगाते, तो आर्थिक विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति सफल हुई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए एक तो कच्चे माल की आवश्यकता थी जो अपने उपनिवेशों के यहाँ से ले जाते, और फिर बाजार की जरूरत थी, बाजार ये उपनिवेशी देश उनके लिए बाजार के रूप में काम करने लगे। यूरोपीय राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित हुई कि यूरोपीय लोग हैं वो राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ है, वो लोग सक्षम है, वो लोग सभ्य है। और यूरोप के धर्म और सभ्यता का विस्तार हुआ, यानी ईसाई धर्म का इन्होंने प्रसार किया। नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, शोषक और उत्पीड़क की छवि बनी कि भाई यहाँ के लोग हैं वो यूरोपीय लोगों के प्रति सोचने लगे कि ये तो लुटेरे हैं, शोषक हैं, उत्पीड़क है, ऐसी छवि बनी। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके तहत करोड़ों, दो विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय, और जिसके तहत करोड़ों लोग मारे गए यूरोप के, और यूरोप के बहुत सारे देश तबाह हो गए। यानी इस उपनिवेश की और साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा और होड़ की वजह से पूरा विश्व है उन्होंने दो विश्व युद्ध को झेला। तो ये सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव साम्राज्यवादी देशों पर पड़ा। और जिसका तो हमने इसमें उपनिवेशवाद क्या है, केवल आर्थिक नियंत्रण। साम्राज्यवाद क्या है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नियंत्रण। नव साम्राज्यवाद क्या है, नव साम्राज्यवाद है स्वाभाविक व न्यायोचित मान लेना साम्राज्यवाद को। सामाजिक डार्विनवाद क्या है कि डार्विन ने जो थ्योरी दी थी योग्यतम की उत्तरजीविता या अस्तित्व के लिए संघर्ष, वो इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनाना शुरू कर दिया। श्वेत जाति पर भार, ये रुडयार्ड किपलिंग ने दिया कि भाई श्वेत जाति के लोग हैं वो सभ्य हो गए, सभ्यता से आगे निकल गए और उन्हें
जो अश्वेत वर्ण के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने कंधों पर लेना चाहिए। उसके बाद साम्राज्यवाद के प्रेरक तत्व, नई भौगोलिक खोजें, नए वैज्ञानिक आधार, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, व्यापारी वर्ग का उदय, समुद्री रास्तों की खोज, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, पूंजीवाद। और साम्राज्यवाद के उदय के कारण क्या थे? कुछ आर्थिक कारण थे, जैसे औद्योगिक क्रांति एवं उत्पादन, कच्चे माल की आवश्यकता, निवेश की सुरक्षा, संचार व यातायात के साधनों का विकास, जनसंख्या का दबाव। राजनीतिक कारण क्या रहे? राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक, सैनिक सामग्री, उद्योग। धार्मिक कारण क्या रहे? ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म प्रचार, साम्राज्यवाद विस्तार नैतिक है। अनुकूल परिस्थितियां, एशिया व अफ्रीका देशों की सरकारें कमजोर, तकनीकी सैनिक सामग्री की कमी। अब प्रभाव क्या पड़े? प्रभाव दोनों देशों पर पड़े, उपनिवेशों पर भी पड़े और साम्राज्यवादी देशों पर भी पड़े। उपनिवेशों पर ये सकारात्मक है, पुनर्जागरण के आदर्शों का प्रचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार में प्रगति, कृषि उद्योगों का विकास, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मानववाद, राष्ट्रवाद आदि प्रवृत्तियों का विकास। नकारात्मक क्या है? शोषण व उत्पीड़न हुआ, राजनीतिक परतंत्रता हुई, मूल निवासियों का उन्मूलन हुआ, सांस्कृतिक नुकसान हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। साम्राज्यवादी देशों पर क्या प्रभाव? सकारात्मक है, आर्थिक विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति सफल हुई, यूरोपीय राजनीति की श्रेष्ठता, यूरोप की धर्म और सभ्यता का विस्तार हुआ। और नकारात्मक क्या पड़ा? शोषक एवं उत्पीड़न की छवि और दो विश्व युद्ध। दोनों विश्व युद्धों का यहाँ सबसे बड़ा नुकसान यूरोपीय देशों को हुआ, दो विश्व युद्ध। अब हम आगे रहे पढ़ेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, इनमें ये साम्राज्यवाद कैसे आया और कैसे इनका प्रसार हुआ। अफ्रीका में साम्राज्यवाद, इससे पहले हमने साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद के कारण और प्रभाव पढ़ लिए। अब हमारे टॉपिक में है कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप में साम्राज्यवाद की कहानी क्या थी उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में 1870 ईस्वी तक अफ्रीका के 10% भूभाग पर ही यूरोपीय देशों का साम्राज्य था, क्योंकि साम्राज्यवादी देश केवल यूरोपीय देश ही थे। तो 1910 ईस्वी तक अफ्रीका के 90% भूभाग तक यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना हो गई। इसका कारण यह था कि पहले अंदरूनी अफ्रीका के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो इसके बाद दो घटना घटित होती है कि अंदरूनी अफ्रीका की खोज धर्म प्रचारकों ने की। ईसाई मिशनरीज है, उसका काम था कि विभिन्न देशों में धर्म का प्रचार करना। तो इसलिए सबसे पहले एक नाम हुआ था डेविड लिविंगस्टोन। ये स्कॉटिश पादरी थे, डेविड लिविंगस्टोन। 1841 ईस्वी में ये अफ्रीका के अंदरूनी भाग में गए और वहां इन्होंने विक्टोरिया झील, न्यासा झील की आंतरिक खोज की। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस आंतरिक भाग में कहीं खो गए, बाद में वो यूरोप वापस नहीं लौट पाए। इसके बाद हेनरी स्टनले जो बेल्जियम के पादरी थे, 1871 ईस्वी यानी 30 साल बाद उन्होंने अफ्रीका के बिल्कुल मध्य जो कांगो नदी है उस क्षेत्र की खोज की एवं यूरोपीय लोगों को अफ्रीका से परिचय करवाया। उन्होंने बताया कि यूरोप है वो अंदर के भाग में कौन कौन से देश है, क्या क्या है, इसके बारे में बताया। तो अब ये बेल्जियम के थे, इसलिए बेल्जियम के उस समय शासक थे लियोपोल्ड। तो लियोपोल्ड बेल्जियम के शासक थे, हेनरी स्टनले पादरी थे। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, व्यापारिक कंपनी बनाई एवं कांगो बेसिन में साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो सबसे पहले अफ्रीका के आंतरिक भाग में जो साम्राज्य स्थापित किया वो बेल्जियम नामक एक देश है यूरोप का, उसने किया। उसके शासक थे लियोपोल्ड और हेनरी स्टनले पादरी थे। अब क्या हुआ कि जल्द ही यूरोप के अन्य देशों में साम्राज्य विस्तार की होड़ लग गई कि सभी आंतरिक भाग में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, इन देशों ने फिर इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो हम आपसी लड़ाई के अंदर अपना व्यापारिक फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो 1884 ईस्वी में बर्लिन, जर्मनी के अंदर बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सभी यूरोप के देशों ने बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था अफ्रीका की समस्याओं के समाधान के लिए बुलाई कि अफ्रीका के अंदर जो साम्राज्यवाद की होड़ लगी हुई है उसको कैसे सही किया जाए। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें बर्लिन एक्ट पास किया गया जिसके तहत जो कांगो बेसिन है वो बेल्जियम को दे दिया गया कि भाई बेल्जियम के पादरी ने इसकी खोज की है तो कांगो बेसिन बेल्जियम को सौंप दिया गया, लेकिन व्यापार पूरा यूरोप कर सकता है। उन्होंने कहा कि आप जिस क्षेत्र की खोज जो देश करता है वो उसका उपनिवेश माना जाएगा, लेकिन व्यापार पूरा यूरोप करेगा, उसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। यानी व्यापार पूरा यूरोप कर सकता है और अधिकार का दावा वास्तविक होना चाहिए।
यानी जिस देश ने जिस क्षेत्र को पहले खोजा वो उस पर उसका अधिकार रहेगा, लेकिन दावा वास्तविक होना चाहिए। और जिस देश पर, जिस उपनिवेश पर जिस देश का साम्राज्य है, वो साम्राज्यवादी देश उसकी सुरक्षा और प्रशासन का दायित्व अपने ऊपर लेगा, और व्यापार है वो पूरे यूरोपीय देश निर्बाध रूप से करेंगे। ये इन्होंने एक समझौता किया। अब अफ्रीका बंटवारे की विशेषता क्या रही? अफ्रीका में इन लोगों ने ऐसे मिल बैठ के बंटवारा किया। बंटवारा कैसे किया कि जिस देश को कोई भी भौगोलिक क्षेत्र का पहले पता चलेगा वो उसका उपनिवेश माना जाएगा, लेकिन जो व्यापार है वो निर्बाध रूप से किया जाएगा। यानी यदि जैसे बेल्जियम के अंतर्गत ये कांगो क्षेत्र है, तो इस पर प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी दायित्व बेल्जियम का रहेगा, वो उपनिवेश बेल्जियम का रहेगा, लेकिन यहाँ व्यापार यूरोप का कोई भी देश कर सकता है। वो किसी भी प्रकार की न तो बेल्जियम से अनुमति लेने की जरूरत है और न ही कर देने की जरूरत है। तो इस तरह उसका विशेषता क्या हुई अफ्रीका के बंटवारे की? शांतिपूर्ण तरीके से नव साम्राज्यवाद का विस्तार हो गया और सफेद कागज पर लकीरें खींचकर बिना टकराव के बंटवारा कर दिया गया अफ्रीका का। यानी अफ्रीका के बंटवारे के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी, बैठ करके इस बर्लिन के अंदर एक सफेद कागज पर लकीरें खींच दी कि ये देश इसके अधीन, ये देश इसके अधीन, और बंटवारा कर लिया। तो ये है अफ्रीका में साम्राज्यवाद। यानी 1870 में 10% था, 1910 के अंदर 90% भूभाग पर हो गया। सबसे पहले शुरुआत बेल्जियम ने की और फिर सभी देशों ने जर्मनी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर वहां इन्होंने समझौता कर लिया और बंटवारा कर लिया। अब आता है कि एशिया में साम्राज्यवाद। तो एशिया में साम्राज्यवाद में बात करते हैं तो विशेषकर 3 देशों का अध्ययन करते हैं। भारत में साम्राज्यवाद, चीन में साम्राज्यवाद। यानी ये 2 देश तो दूसरे देशों के अधीन हुए, लेकिन जापान खुद साम्राज्यवादी देश था। तो तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो उपनिवेश है या साम्राज्य है, इसका तो हम भारत के इतिहास में विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें कि सबसे पहले मसालों और कपड़ों के व्यापार के लिए जो यूरोपीय देश भारत में आए, कौन कौन से देश आए? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश ने तो लगभग 300 वर्ष तक यहाँ रहे। तो ये जो यूरोपीय देश है, ये सबसे पहले यहाँ भारत में आने का उद्देश्य मसालों और कपड़ों के व्यापार के लिए। तो 1612 ईस्वी से लगाकर 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार कर रही थी यहाँ। फिर 1757 से 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासन रहा और 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। इस प्रकार ये भारत में 3 प्रकार के हम भाग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं चीन में साम्राज्यवाद। चीन में साम्राज्यवाद में क्या हुआ कि चीन के अंदर प्राचीन समय में चीन भी भारत की तरह संपन्न था। प्राचीन समय में भारत भी सोने की चिड़िया कहलाता था, इसी तरह चीन भी संपन्न था। लेकिन 18वीं सदी तक आते आते चीन भी कमजोर हो गया। इसका कारण था कि औद्योगिक क्रांति यहाँ चीन में नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय विकास का सबसे बड़ा आधार था औद्योगिक क्रांति, वो चीन में नहीं हो पाई। तो यूरोपीय व्यापारी अफीम और चाय बेचने के लिए चीन जाते थे, अफीम और चाय का व्यापार करने के लिए। भारत में किसका व्यापार करने के लिए आते थे? मसाले और कपड़ों का। लेकिन अब ये चीन में चाय और अफीम बेचने जाते थे। तो चीन के राजाओं ने क्या किया कि अफीम के आयात पर ज्यादा शुल्क लगा दिया, ज्यादा टैक्स लगा दिया, जो यूरोपीय लोगों को महंगा पड़ता था। अब क्या हुआ, इसीलिए 1839 ईस्वी में प्रथम अफीम युद्ध हुआ और 1856 ईस्वी में दूसरा अफीम युद्ध हुआ, जिसमें चीन की हार हुई यूरोपीय देशों के साथ। 2 अफीम की लड़ाई हुई। प्रथम अफीम का युद्ध 1839 ईस्वी में और दूसरा 1856 ईस्वी। फिर जापान ने साम्राज्यवाद विस्तार के लिए चीन पर हमला बोल दिया। जापान ने भी चीन पर हमला बोल दिया इधर से। अब यूरोपीय देशों ने आपसी सहमति से सामान्य नीति अपनाई, जिसे प्रभाव क्षेत्र की स्थापना कहा जाता है। अब यूरोपीय देशों ने कहा कि हमने चीन को हरा तो दिया, अब हमें क्या करना है? हम लोग बिना किसी लड़ाई के जिस प्रकार अफ्रीका का बंटवारा किया, इसी प्रकार चीन में भी उन्होंने एक सामान्य नीति बनाई, जिसके तहत चीन को अधिकार कर लिया। अब इंग्लैंड को कह दिया कि भाई आपका अधिकार दक्षिण चीन सागर पे है, फ्रांस वियतनाम पे अधिकार, जर्मनी युवांगों पर, रूस उत्तरी चीन पर। इस प्रकार मुख्य रूप से मुख्य यूरोपीय देशों ने चीन का बंटवारा कर लिया। तो ये तो कहलाता प्रभाव क्षेत्र। अब इसमें इन्होंने क्या सहमति बनाई कि व्यापार कर सकता है कोई भी किसी भी क्षेत्र में। यानी जैसे दक्षिण चीन सागर पर प्रभाव तो इंग्लैंड का है, लेकिन व्यापार फ्रांस भी कर सकता है, जर्मनी भी कर सकती है, रूस भी कर सकती है। और मेन बात यह कि इनको कोई टैक्स नहीं देना है, और दूसरी चीज ये जमीन भी वहां से खरीद सकते हैं। तो यह है प्रभाव का क्षेत्र।
यद्यपि चीन की स्थानीय सरकार बनी रही, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया। इन्होंने जो चीन की उस समय की स्थानीय सरकार थी राजनीतिक रूप से, और उन पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, लेकिन उसकी जो संप्रभु शक्ति है उसको कमजोर कर दिया, क्योंकि ये कर नहीं दे रहे हैं, जमीन खरीद सकते हैं, तो ये इनकी जो संप्रभु शक्ति है वो कमजोर हो गई। अब क्या हुआ, 1891 ईस्वी में यूरोप व यूएसए ने चीन के बंदरगाहों को कर मुक्त कर दिया और चीन को कर मुक्त व्यापारिक क्षेत्र बना दिया, जिससे अमेरिका और जापान ने भी फायदा उठाया। यानी चीन के किसी भी बंदरगाह पर किसी भी प्रकार का कर नहीं, और पूरे चीन के क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कर नहीं दिया जाएगा। कर मुक्त व्यापार, जिसको कहा जाता है, इस नीति को कहा जाता है चीनी खरबूजे की बंदर बांट। यानी चीनी खरबूजे को इन लोगों ने जिस प्रकार बंदरों में बांट होती है ना, वो खरबूजे को अपने अपने हिस्से से ऐसे तहस नहस कर देते हैं, इस प्रकार इन्होंने आर्थिक रूप से चाइना को कमजोर कर दिया। तो यह है चीन पर साम्राज्यवाद। चीन में साम्राज्यवाद कैसा है। अब चीन और भारत में तो ये तो उपनिवेश बने, लेकिन जापान है, इन्होंने खुद साम्राज्यवादी नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं औद्योगिक क्रांति में कि सबसे पहले जापान ने 1950 से पहले ही जापान ने औद्योगिक नीति को अपना लिया था। जापान के खुद राजाओं ने लोगों को वहां प्रमोट किया इस नीति को, औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में। तो अब जब जापान ने औद्योगिक क्रांति आ गई, तो बाद में जापान को साम्राज्य विस्तार की आवश्यकता हुई। क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई तो उत्पादन के लिए, नई वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बड़े बाजार की पूर्ति। अब जो माल बनता है, उत्पादन होता है, उसको बेचने के लिए बाजार की जरूरत होती है। अब बाजार कहाँ होगा? उपनिवेश होना चाहिए। इसलिए जापान ने भी साम्राज्यवादी की नीति अपनाई। तो जापान ने सर्वप्रथम चीन पर हमला किया साम्राज्यवादी नीति के थे, और 1904-05 में जापान ने रूस को हराकर मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। रूसी क्षेत्र मंचूरिया, रूस को हरा दिया जापान ने 1904-05 में, मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने एक नारा दिया था कि एशिया सिर्फ एशिया वासियों के लिए है, या यूरोपीय देशों को तो कोई अधिकार नहीं है, एशिया है वो सिर्फ एशिया वासियों के लिए। और फिर इस युद्ध के दौरान जापान ने फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रह्मा है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ताइवान पर कब्जा कर लिया, इन देशों को अपना उपनिवेश बना दिया। लेकिन युद्ध के हार के बाद जापान के इतिहास की जो साम्राज्यवादी दिशा है वो मुड़ गई, बदल गई, और जापान ने हमेशा हमेशा के लिए साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था कि भाई एशिया और अफ्रीकी देशों में साम्राज्यवाद का विस्तार, वो पूर्ण हुआ। अब विश्व इतिहास का केवल एक टॉपिक रहा है, विश्व युद्धों का प्रभाव, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।